हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एससी ईआरटी की जो आपकी बुक चल रही है उसमें 7th क्लास में हम लोग 9th और 10th चैप्टर को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कक्षा 7 की किताब आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि 9वां और 10वां चैप्टर, 2 ही चैप्टर ये लास्ट हैं। ठीक है, इसके बाद आपका 8th क्लास बचेगा। 8th क्लास भी आपका 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि 2 दिन से क्लास क्यों नहीं आई है, कोई वीडियो क्यों नहीं आई। तो देखिए, मुझे फीवर था 2 दिन से, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब आपका बिल्कुल अच्छे से टाइम टू टाइम आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दी जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर मतलब थोड़ा सा आप लोग भी साथ दीजिए और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे जितना भी हेल्प हमारी तरफ से आपकी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो के लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि कैसी रही आज की वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैंने ये हाईलाइट क्यों किया, सिर्फ ये बताने के लिए कि 1707 में औरंगजेब की जो मृत्यु हुई हो गई उसके बाद की घटनाएं इसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये कब की सारी घटनाएं हैं, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद के बारे में इस पूरे अध्याय में दिया गया है। ठीक, सबसे पहले देखिए, 18वीं शताब्दी में जिन नए राज्यों का उदय हुआ, मतलब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 में, उसके बाद जिन राज्यों का उदय हुआ उसमें कौन कौन से थे। ये क्वेश्चन ऐसे अगर पूछ दिया जाए कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद किन राज्यों, कौन कौन से राज्यों का उदय हुआ था। ठीक है, तो इसमें प्रमुख राज्य कौन से थे, बंगाल, अवध और हैदराबाद। ठीक है, इन राज्यों के संस्थापक व्यक्तियों का मुगल दरबार में काफ़ी प्रभावशाली और ऊंचा स्थान था। इसी का लाभ उठाकर उन्होंने स्वायत्त राज्यों की स्थापना की थी। ठीक, अब इनमें से देखिए, मुर्शीद कुली खां, ठीक है, ये नाम नोट कर लीजिए। मुर्शीद कुली खां को 1700 ईस्वी में जब बंगाल का प्रांतपति बनाया। ठीक है, तो बंगाल का प्रांतपति किसको बनाया गया था, मुर्शीद कुली खां को। ठीक है, 1700 ईस्वी में। ठीक, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, तकावी ऋण। तकावी ऋण यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं किया, लेकिन आप लोग देख लीजिए। तकावी ऋण किसे कहते हैं, किसानों को राज्य द्वारा दिए जाने वाला ऋण। इसका उद्देश्य क्या था, पैदावार बढ़ाना। ये इसको कहते हैं तकावी ऋण। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए हैदराबाद। अब देखिए, मुगलों के अधीन अवध और हैदराबाद 2 प्रमुख प्रांत थे जहां बुरहान उल मुल्क एवं निजाम उल मुल्क आसफ जहां ने क्रमशः स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। देखिए, 2 राज्यों की स्थापना किसने की थी, मुगलों के अधीन ये राज्य थे, एक अवध और एक हैदराबाद। अवध किसने की थी, बुरहान उल मुल्क ने। हैदराबाद की निजाम उल मुल्क ने। निजामों के बारे में आपने सुना होगा हैदराबाद के। ठीक है, तो यहाँ पर निजाम उल मुल्क ने। ठीक है, निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद और बुरहान उल मुल्क ने अवध की। ठीक है, ये स्थापना की थी। ठीक है, जो जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सिर्फ वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, कोई कहानी नहीं आएगी जो आपको पूरा रिटर्न लिखना होगा। अब यहाँ पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 18वीं सदी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक आमेर के थे, जयपुर के। ठीक है, आमेर जयपुर के सवाई जयसिंह। ठीक है, 1681 से 1743 तक वह एक विख्यात खगोल शास्त्री थे। इस क्षेत्र में उनकी गणना बहुत हद तक सही थी। उसने जाटों से प्राप्त क्षेत्र पर जयपुर शहर की स्थापना की थी। तो जयपुर की जो स्थापना किसने की थी, ये आमेर के शासक सवाई जयसिंह ने। ठीक है, की थी। उसने आगरा, दिल्ली, जयपुर, मथुरा और उज्जैन में पर्यवेक्षण शालाएं बनवाई। यूनानी रेखागणितज्ञ यूक्लिड की पुस्तक रेखागणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद भी किया। तो रेखागणित के तत्व ये किसकी है, यूक्लिड की पुस्तक है। ठीक है, रेखागणितज्ञ यूक्लिड की। और इसका संस्कृत में अनुवाद किसने किया था, ये किया था सवाई जयसिंह ने। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पे शिवाजी का आरंभिक जीवन। इसमें देखिए, शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शाहजी भोसले के घर हुआ। शिवाजी का आरंभिक जीवन माता जीजाबाई और अभिभावक दादाजी जो थे, इनके माता जी का नाम जीजाबाई, ये तो सबको लगभग पता है, लेकिन दादाजी का नाम कोंडदेव के संरक्षण में गुजरा। ठीक है, अपनी छोटी जागीर को सैनिक शक्ति द्वारा बढ़ाना चाहता था। ठीक है, इसके तहत 18 वर्ष की उम्र में पूर्णा के निकट रायगढ़, कोंकण तथा तोरण के किलों पर कब्जा करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिचय दिया। उस समय दक्कन में मुगल बीजापुर राज्य पर अपना नियंत्रण बढ़ा रहे थे। ठीक, अब देखिए आगे देखते हैं। जो मेन चीज़ है वो उसी के बारे में देखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था। ये अष्टप्रधान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो अष्टप्रधान कौन थे, ये आप लोग यहाँ पर देखिए। सबसे पहले तो पेशवा। पेशवा किसे कहते थे, प्रधानमंत्री, प्रशासन और
अर्थ विभाग का प्रमुख राजा के बाद सबसे शक्तिशाली अधिकारी को लोक हित को ध्यान में रखता था। ठीक है, प्रधानमंत्री मतलब राजा के बाद जो सेकंड पोजीशन थी, अर्थ विभाग भी उन्हीं के पास था। ठीक है, सबसे शक्तिशाली अधिकारी जो था वो था पेशवा। उसके बाद सर ए नौबत, देखिए यहाँ पे कलर चेंज कर लें क्योंकि ये भी रेड है, फिर बताने में आसानी रहेगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सर ए नौबत, ये देख लेते हैं, सेनापति, सेना की नियुक्ति, घोड़ा और अन्य सैनिक साजो सामान की देखभाल, ये सर ए नौबत। ठीक है, सेनापति। ठीक, मजूमदार, मजूमदार का मतलब लेखाकार, इसका काम राज्य के आय व्यय से जुड़े मामलों का लेखा तैयार करना था। ठीक, 3 हो गए, अष्टप्रधान थे तो 8 होंगे, सीधी सी बात। वाक्य नवीस, वकिया नवीस भी कहीं कहीं लिखा है। ठीक है, गृह एवं गुप्तचर विभाग राज्य के विरुद्ध होने वाली सभी गतिविधियों का ये विवरण रखता था, वकिया नवीस या वाक्य नवीस। फिर शुरू नवीस, राजा को पत्र व्यवहार में मदद करने वाला राजा अपने अधिकारियों के साथ संपर्क इसके माध्यम से रखता था। ठीक, ये होगा शुरू नवीस। फिर है बबीर। ठीक है, बबीर। ठीक, ये है विदेशी मामलों का प्रभारी, पड़ोसी राज्यों से संबंध बनाने में राजा को सलाह देता था। फिर है पंडित राव, धार्मिक मामलों का प्रभारी विद्वान एवं अन्य धार्मिक कामों के लिए मिलने वाला अनुदान का यह विवरण रखता था। ठीक है, थोड़ी सी 2 दिन से फीवर था तो अगर थोड़ा बहुत आवाज़ में थोड़ा लगे तो उसका प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कोशिश करूँगा कि कुछ भी गड़बड़ ना हो। न्यायाधीश शास्त्री इसका था, हिंदू न्याय प्रणाली की व्याख्या करने वाला। तो ये 8 जो थे ये थे अष्टप्रधान। ठीक है, इनमें से आपको जरूर पता होना चाहिए, कोई एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर ए नौबत कौन था, पेशवा। ठीक है, मतलब शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधानों में सर ए नौबत कौन था, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या किया था, चौथ और सरदेशमुखी नामक 2 भू राजस्व कर लगाए थे। ठीक, अब इनका मतलब क्या होता, चौथ क्या था, मराठों द्वारा पड़ोसी राज्य क्षेत्रों पर हमला नहीं किए जाने के बदले में, ठीक है, हमला नहीं किए जाने के बदले में लिया गया कर जो उपज का 25% था वो क्या कहलाया, चौथ। ठीक, चौथ मतलब 1/4। ठीक, 1/4 का मतलब 25% होता है। ठीक, अब सरदेशमुखी क्या होता है वो भी देख लीजिए। सरदेशमुखी मराठों के बड़े जमींदार परिवारों सरदेशमुखों के द्वारा लोगों के हितों की रक्षा के बदले उनसे लिया गया यह उपज का 9 से 10% होता था। तो ये सरदेशमुखी और चौथ हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए पेशवा ने संपूर्ण मराठे राज्य को 5 परिवारों में अलग अलग विभाजित कर शासन की जिम्मेदारी सौंप दी। इस विभाजन का आधार चौथ और सरदेशमुखी की कुशल वसूली थी। पूणा मतलब पुणे के आसपास का इलाका पेशवाओं के अधीन, ग्वालियर का इलाका सिंधिया के पास। ठीक है, पेशवाओं के पास ग्वालियर, ठीक, पूणा का इलाका है पेशवाओं के पास अधीन था, ग्वालियर का इलाका सिंधिया के पास, इंदौर का इलाका होलकर के पास, विदर्भ का इलाका गायकवाड़ के पास, तो नागपुर का इलाका भोसले के अधिकार में रखा गया। ठीक है, 5 परिवारों में अलग अलग विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, आगे है अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली के साथ 1761 ईस्वी में होने वाली पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो तीसरी जो पानीपत की लड़ाई थी वो मराठों और अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी, और इसमें कौन जीता था, अहमद शाह अब्दाली। इसी के बाद से मराठों की जो शक्ति थी वो कमज़ोर होने लगी थी धीमे धीमे। ठीक, अब देखिए जाट राज्य के बारे में देख लेते हैं। जाट राज्य, ठीक, जाटों के बारे में यहाँ पर क्या था कि इस प्रभाव का परिणाम था, ठीक है, जो ऊपर कृषक आंदोलन के बारे में था। वैसे तो जाटों का विद्रोह जमींदारों के नेतृत्व में होने वाले कृषक विद्रोह था, लेकिन इसी आधार पर 1680 तक इनका प्रभाव दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों में स्थापित हुआ। इस प्रभाव का परिणाम था कि भरतपुर में चूड़ामन और बदन सिंह के नेतृत्व में स्थापित जाट राज्य हैं। ठीक है, तो जाट राज्य किसके नेतृत्व में थे, भरतपुर में चूड़ामन और बदन सिंह के नेतृत्व में स्थापित राज्य थे। ठीक है, भरतपुर में चूड़ामन और बदन सिंह के। ठीक है, इसका पूर्ण विकास सूरजमल के द्वारा 1756 से 1763 ईस्वी के नेतृत्व में हुआ था। अब सिख राज के बारे में देख लेते हैं। ठीक, सिख राज देख लेते हैं। यहाँ से देखते हैं, सिख धर्म को गुरु नानक ने स्थापित किया, जो आरंभ में जाट किसानों और छोटी जातियों के बीच फैला था। 17वीं शताब्दी में सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में भी अपने आप को संगठित करने लगे। अपने आखिरी गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिखों ने अपने को धार्मिक और राजनीतिक दोनों रूपों में संगठित करने का प्रयास किया। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा खत्म हो गई। सिखों का नेतृत्व उनकी विश्वासी शिष्य बंदा सिंह या बंदा बहादुर के हाथों में आया। उसने मुगलों के साथ 8 साल तक संघर्ष किया, लेकिन राज्य निर्माण में वह सफल नहीं हो सका। ठीक,
नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के कारण सिखों के प्रभाव वाले क्षेत्र पंजाब के प्रशासन में अव्यवस्था आई। अब्दाली के वापस लौटने पर सिखों ने पंजाब क्षेत्र में राजनीतिक रिक्तता को भरना आरंभ किया। उन्होंने पहले अपने को जत्थों में फिर मिसलों में संगठित किया। इस तरह के 12 मिसल या संघ थे जो पंजाब के विभिन्न भागों में प्रभावशाली थे। ये मिसल समानता के आधार पर एक दूसरे को सहयोग करते थे। इसी तरह के एक संघ के प्रमुख रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिखों ने 19वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राज्य के रूप में अपने आप को परिवर्तित किया था। ठीक, तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था जो आपको बताया जा सके। और अब 14वां चैप्टर भी इसी में हम लोग देख लेते हैं और हमारा 10वां चैप्टर भी ये देख लेते हैं। तो इसके साथ हम लोगों का 7वां जो क्लास की जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब 10वां चैप्टर हम लोग इसी में देख लेते हैं। देखिए ये 10वां चैप्टर है, ये है हमारे इतिहासकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बिहार से संबंधित इतिहासकार हैं सारे के सारे। ठीक है, तो चलिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है सिर्फ उतना को देख लेते हैं। सर यदुनाथ सरकार, इनका डेट ऑफ बर्थ मतलब 1870 से 1958 तक मतलब इनका जीवन काल था। ठीक है, मुगल कालीन इतिहास स्रोत के क्षेत्र में उनके योगदान। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो इनका योगदान था वो मुगल कालीन इतिहास को लेकर था। आगे देखते हैं। सर यदुनाथ का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने पटना कॉलेज के इतिहास विभाग में प्राध्यापक के पद को सुशोभित किया और अंततः 1923 ईस्वी में विभागाध्यक्ष भी बने। 1926 में अवकाश ग्रहण करने के बाद भी लगातार शोध कार्यों में लगे रहे। ठीक, अब इन्होंने देखिए जो यदुनाथ सरकार थे, ठीक है, प्रोफेसर यदुनाथ सरकार, ठीक है, नाम याद रखिएगा। इन्हें ढाका तथा पटना विश्वविद्यालय से डीलिट की मानद उपाधि मिली थी। ठीक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री नूरुल हसन की पहल पर सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र खोला था। सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र किसने खोला था? ये खोला था यदुनाथ सरकार जी ने। ठीक है, इतिहासकार के रूप में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मुगल काल से संबंधित औरंगजेब, शिवाजी एवं मुगल काल के पतन पर इन्होंने न केवल प्रमाणित इतिहास लिखने का काम किया बल्कि अधिक से अधिक मौलिक साहित्यिक एवं अभिलेखी साक्ष्यों को ढूंढने का सफल प्रयास किया था। मेनली इन्होंने मुगल कालीन से संबंधित जो समय था, मुगल कालीन में औरंगजेब स्पेशली, ठीक है, औरंगजेब, शिवाजी और मुगल काल का जो पतन था उससे संबंधित चीज़ें लिखी थी। इन्होंने इतिहास लेखन के मुख्य विषय के रूप में औरंगजेब को चुना था। मुख्य रूप से इन्होंने औरंगजेब को चुना था। ठीक, पुस्तक लेटर मुगल्स, ठीक है, पुस्तक लेटर मुगल्स नाम से छपी जिसमें 1739 तक का इतिहास वर्णित है। तो ये किसने लिखी थी? लेटर मुगल्स, ये लिखी थी सर यदुनाथ सरकार ने। ठीक, इनकी एक अन्य पुस्तक कौन सी थी? फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। पुस्तक याद रखिए, इनसे संबंधित पूछी जा सकती है, फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक, ये दो बुक्स ये हो गई इनकी। आगे देखिए, इनकी मुगलकालीन इतिहास की दो और प्रमुख रचनाएं, एक है शिवाजी एंड हिज टाइम्स, ठीक, दूसरा है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिए, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है इनमें से। ठीक, आगे देखिए, सर यदुनाथ सरकार, ठीक, सर अब यहाँ पे देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, सर यदुनाथ सरकार ने मुगल कालीन के अतिरिक्त चैतन्य मतलब हिज पिलग्रिमेज एंड टीचिंग चैतन्याज, ठीक, हिज पिलग्रिमेज एंड टीचिंग एक ये हो गया, दूसरा चैतन्याज लाइफ एंड टीचिंग्स, तीसरा होगा इंडिया थ्रू द एजेस सहित कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखित अध्यायों के माध्यम से भारत के, मतलब ये सारी चीज़ें किसने, इनके द्वारा ही लिखी गई थी, सर यदुनाथ सरकार के द्वारा। ठीक है, सर यदुनाथ सरकार की अंतिम कृति ये कौन सी थी? ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर। इसमें क्या था? सवाई मानसिंह द्वितीय ने, इसमें लिखा है कि इस पुस्तक को लिखने का अनुरोध किसने किया था? सवाई मानसिंह द्वितीय ने, जिन्हें अपने पूर्वजों के गौरवपूर्ण इतिहास पर नाज था। सर यदुनाथ ने राजमहल के पोथी खाने में उपलब्ध स्रोतों एवं साक्ष्यों के आधार पर जयपुर का इतिहास लिखा। इसे राजमाता गायत्री देवी के प्रयास से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो राजमाता गायत्री देवी के प्रयास से इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक, अब देखिए, सर यदुनाथ सरकार को आधुनिक भारतीय वैज्ञानिक इतिहास लेखन का जनक भी कहा जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन सीधा बन सकता है सर यदुनाथ सरकार को लेकर। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में इतने था। अब जो दूसरे हैं वो है प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी। इनके बारे में भी जो चीज़ें हैं सिर्फ उतनी ही देख लेते हैं। ठीक, अब इनके बारे में देखिए, यहाँ पर डॉक्टर अस्करी काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के निदेशक तथा खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, ये कहाँ है? खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, ये पटना में है, के संचालन समिति के सदस्य भी रहे। इन्हें पटना के नागरिकों ने सम्मानित करते हुए बिहार रत्न तथा भारत सरकार ने, बिहार रत्न से कौन सम्मानित था? अस्करी साहब। ठीक है, अस्करी, डॉक्टर अस्करी, ठीक है, भी प्रदान था। आगे देखते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार के अतिरिक्त उन्होंने 2 अन्य पुस्तकों का भी संपादन किया था।
ठीक है, तो एक तो यही होगा। आगे देखते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही इस चैप्टर में था। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम लोग कक्षा 8 की जो बुक है वो भी स्टार्ट कर देंगे और जल्द ही उसको भी आपको कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसीलिए थोड़ा लेट हो गया था। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।